बेरोजगारी का बहुत बड़ा जो एक सरकार के साथियों ने, सहयोगियों ने बड़ा अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े दावे किए थे कि उसको 75% नौकरियां देंगे। तो मुझे इस बात का बड़ी हैरानी है कि आज हमारा जो उद्योग जगत, जिसके अंदर आज हम कार में, मोटरसाइकिल में, फ्रिज में और ट्रैक्टर में एक बड़ी लगभग 70% से ज्यादा हमारा हिस्सा हरियाणा प्रदेश के उद्योग का है, लेकिन उसको माननीय हमारे उद्योग मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी को जो इसका बजट में प्रावधान करवाया है, वो बड़ी, मैं उनकी इस बात में उसका धन्यवाद करता हूं। कितनी कुशलता के साथ में मात्र 598 करोड़ रुपए उद्योग जगत के डेवलपमेंट के देने का काम किया है। हमारे पड़ोसी राज्य, मैं कहूंगा उनको तो इनसे सीख लेनी चाहिए, हमारे उद्योग मंत्री जी से, जो हजारों करोड़, कई हजार करोड़ अपने उद्योग को डेवलपमेंट करने के लिए लगाते हैं। ये मात्र उसको 598 करोड़ में डेवलपमेंट करेंगे, उसके लिए मैं बधाई देता हूं उद्योग मंत्री जी को। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अपने मैनिफेस्टो में जो हमारे सहयोगी साथी सरकार के हैं, उन्होंने 5100 रुपए पेंशन बुजुर्गों को देने का वादा किया था और बड़ी बड़ी बात करते हुए उनको सरकार में बिठाने का काम किया लोगों में। आज उन बुजुर्गों की पेंशन कटती जा रही है, उसके लिए कोई प्रावधान इस बजट में नजर नहीं आया जो उनको 5100 रुपए पेंशन देने का काम करें। एक माननीय अध्यक्ष जी, मैं सारे सदन में अपने साथियों से, मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए मेरे पूरे प्रदेश का कर्मचारी सड़कों में बैठा आवाज उठा रहा है। हम उसके लिए कुछ चिंता नहीं है, और हम जो एमएलए बन के आते हैं और एक दिन की अगर शपथ लेते हैं तो हम पेंशन के हकदार होते हैं। 60-60 हजार रुपए हमें पेंशन मिलती है, और दोबारा बनते हैं तो दोबारा पेंशन भी लेते हैं और तनख्वाह भी लेने का काम करते हैं। इस प्रकार 4-4, 5-5 पेंशनर तनख्वाह लेते आ रहे हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के एक चीज मिलती है, दोनों थोड़ी मिलती है। हमारे प्रदेश के वो एक ही चीज मिलती है, या तनख्वाह मिलती है, पेंशन मिलती है। हमारे प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, जो 30 से 35-40 साल अपने जिंदगी के देकर उस प्रदेश की नीतियों को लागू करते हैं, प्रदेश के लिए काम करते हैं, उनकी पेंशन जो है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उनको नहीं कोई सुनने वाला है। ये इसके लिए कोई प्रावधान बजट के अंदर नहीं किया, बड़े दुख की बात है। उसके तहत माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो हमारे हर एक विभाग के अंदर 10-10, 15-15 साल से कच्चे कर्मचारी बैठे हैं, जो पक्का होने के इंतजार में बैठे हैं, उनके लिए कोई प्रावधान इस बजट के अंदर नहीं किया गया है। यह बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का। उसके बाद अध्यक्ष जी, शिक्षा एक सबसे बड़ा सत्र है जिससे समाज को ऊपर उठाया जाता है। एक मिनट झलक, जो आप माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पेंशन भी लेते हैं और तनख्वाह भी लेते हैं, नहीं, शायद इनको मालूम नहीं है। नहीं, पता नहीं, क्योंकि पहली बार में क्या है ना, सिर्फ जिस दिन बनते हैं तनख्वाह शुरू होती है, पेंशन उसी दिन बंद हो जाती है। किसी दिन बंद हो जाती है? उसी दिन बंद हो जाती है जिस दिन तनख्वाह शुरू होती है। तो खत्म हो जाए फिर 4-4 लोगे ना। जब आप नहीं रहोगे फिर तो 4-4 लोगे थोड़ी ना। होती है, आप उसका पूरा पता करो। अध्यक्ष जी, कुल्लू जी, ऐसा है 2-2, 2.5, 3-3 लाख की पेंशन ले रहे ना अभी। एक जना बताओ ना, एक जना। चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी बंद करवाने की बात नहीं कर रहा, मैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाने की बात कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कराना है। मैं तो सदन के साथियों को इसलिए उस बात के लिए उनकी आत्मा को जगाना चाहता हूं कि हमें सबका फर्ज बनता है उस ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हम आवाज उठाएं और उसको लागू करवाने का काम करें। पंजाब की सरकार ने भी घोषणा कर दी उसको लागू करने की। अभी अध्यक्ष जी, अभी तो 7 लोग हैं, 6 मिनट हुई है, 6 मिनट। और सभी विभागों के अंदर शिक्षा का जब तक सदन नहीं सुधर सकता, वहां पे 38,000 पद खाली हैं। माननीय मंत्री जी ने उसका लेखा जोखा दिया है। इसी प्रकार से सभी विभागों के अंदर इतने पद खाली हैं जिसको भरने का सरकार ने कोई प्रावधान नहीं ना उस बजट के अंदर लिया गया है। अध्यक्ष जी, भाषण, जो बजट भाषण है उसको पढ़ें और उसको सारे वो तथ्य देखें तो ऐसा प्रतीत होता है उसमें इतने लच्छेदार बातें हैं जैसे पूरे प्रदेश का कल्याण हो जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। इतना लच्छेदार बातें, विकास की, उत्थान की बातें उसके अंदर हैं, उसको पढ़ते हुए तो मन गदगद हो जाता है। लेकिन जब पिछले उसकी बात करें, अगर पिछला इतिहास जो पिछले बजट आए थे उसमें घोषणा हुई थी
गुरुग्राम में, पिंजौर में फिल्म सिटी बनाएंगे, हमारे बच्चे भी सपने देखने लग गए थे कि हम भी हीरो बनेंगे, लेकिन वो हवाई साबित हुई, कहीं कुछ नजर नहीं आया। उसके बाद की बात करें, सोना में आईएमटी की मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में कराने की बात थी, 8वीं से 12वीं के बच्चों को टैबलेट देने की बात थी, वो बड़े खुश हो गए थे कि हमारे को सरकार की तरफ से वो मिलेगा। किसानों की आय दुगना करने की बात थी, किसान बड़ा उत्साहित था उस बात को देखकर। गरीब व्यक्ति को मकान देने की बात थी, लेकिन इन बातों कहते हुए मुझे खेद है कि इस बजट के अंदर सारी बातें हवाई होती नजर आती हैं, और जो बातें उधर जमुना पार होके आती थी उनमें भी कुछ नहीं गया। बॉर्डर पर तो देवीलाल का पुतला जरूर लग गया कि तेरी जरूरत तो भी यहाँ प्रदेश में नहीं यहाँ है, आप यहाँ विश्राम करो, ये जरूर देखने को मिला है। तो धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। श्री सत्यप्रकाश धन्यवाद जी। गेहूं की फसल की प्रोक्योरमेंट अगले महीने स्टार्ट हो जाएगी, और जो गोडाउन है उसके अंदर एफसीआई का गोडाउन जो मेरी नॉलेज में आया है अब बहुत बड़ी मात्रा में अभी तक पड़ा हुआ है। तो मेरी समझ से ये बाहर है कि इसमें प्लानिंग में क्या ले रखा है माननीय मंत्री जी ने प्रोक्योरमेंट के विषय में, कोई आने वाले के बाद प्रोक्योरमेंट को उस गेहूं को कहा। उसमें भी ये कंप्लेंट है मेरे पास कहीं उससे कि उसमें बहुत सारा गेहूं आज खराब हो चुका है, काला हो चुका है। मेरे पास कल ही कहीं से फोन आया था। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, नई प्रोक्योरमेंट गेहूं आने वाला है, पुराने गोडाउनों में पुराना गेहूं पड़ रहा है। धन्यवाद। तो इसके बारे में चिंता करने की धन्यवाद। धन्यवाद। एक मिनट, माननीय सदस्य ने बात प्रोक्योरमेंट की करी है, सरकार पूरी तौर पर तैयार है। जहां तक एफसीआई की बात है, माननीय सदस्य इस सदन में 2.5 साल से हो चुके हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन, उनके गोदाउन में सामान पड़ा है, वो कैसे उसको मूव करेंगे प्रदेश सरकार का काम नहीं है। प्रोक्योरमेंट करना, उस प्रोक्योरमेंट को 4 एजेंसीज के माध्यम से पर्याप्त स्टोरेज के अंदर पहुंचाना हमारा काम है। और आप आश्वस्त हो जाइए, हमारा टारगेट है, पहले 50 लाख मैट्रिक टन खुले में रहता था, इस बार हमने टारगेट लिया है कि 20 लाख से भी कम मैट्रिक टन को कहीं ओपन स्टोरेज में ले जाना पड़ेगा। नहीं तो हमारी जो मंडियां हैं उनको व्यवस्थित ढंग से हम कन्वर्ट करेंगे कि प्रोक्योरमेंट खत्म होते ही अनाज उसमें स्टोर हो कि गले ना सड़े ना। और हमारी प्राथमिकता है कि फीफो के माध्यम से, आप भी व्यापार में हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के माध्यम से, पहले हमारे 5-5 साल का अनाज स्टेट में पड़ा रहता था। अब यह हालत है कि 1 साल से ज्यादा पुराना अनाज स्टेट गवर्नमेंट के किसी भंडारण में नहीं है। और इस साल ये प्रयास कर रहे हैं कि 365 डेज का टारगेट बनाए कि 365 दिन से पुराना गेहूं किसी भी सरकार के गोदाउन में ना रहे। फीफो के माध्यम से कंप्यूटराइज मॉनिटरिंग भी उसकी जल्द हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।